चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं। इस बार आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिया जाएगा। आपको उस सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना होगा जिसका वो सॉल्यूशन है। तो पहले हम लोग मिलाते थे, कुछ आइडिया रहता था कि ऐसा ऐसा लाना है। अब वही चीज़ लाना है लेकिन दिया नहीं जाएगा आपको। ठीक है, आपको दिमाग लगाना है, उसको दिमाग लगा के लाना है। फिर आंसर देख के दाएँ बाएँ करेंगे। एग्ज़ाम हॉल में जो आ जाएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। यहाँ मिला सकते हो आंसर, वो जो आ गया वही डिफरेंशियल इक्वेशन। वो अभी आपको पता चल जाएगा कैसे किया जाएगा। देखें बुक लाइए कोई आदमी, हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। हाँ, पूरा लिखा है इसमें, लिख लो। पोस्ट जनरल सोल्यूशन गिवन लिखो। इसमें पूरा ऐसे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ, पूरा भी लिख सकते हैं आप, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज़ गिवन। ये बट यहाँ पर लिखा है जिसका जनरल सॉल्यूशन आपको दिया रहेगा उससे आपको बनाना है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन इज़ गिवन। बस एक ही टेक्निक है इसमें, उसको पकड़ लीजिएगा, सारा सवाल फटाफट बन जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मेथड 1, मेथड तरीका क्या क्या होगा। मान लीजिए सपोज़ कहता है, मान लीजिए सपोज़ एन इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन है, एन इक्वेशन ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व, ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व्स। किसी कर्व्स के परिवार का, फैमिली का इक्वेशन दिया गया है। कंटेंस, जो अपने पास रखता है, कंटेंस एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। उसके पास एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। ठीक है, कॉल्ड पैरामीटर। इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, पैमाना, जिस पर डिपेंड करेगा उस फैमिली ऑफ इक्वेशन का नेचर। जैसे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़े ना हम लोग, पैरामेट्रिक टी एम सी कुछ भी रहे। तो देखो स्टेप 1 में क्या करेंगे, टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टेप 1 पैरामेट्रिक, RIC, ये पैरामीटर भी लिख सकते हैं, पैरामीटर लिखा होगा, पैरामीटर लिखिए, पैरामीटर्स ये ठीक है। पैरामीटर्स लिखिएगा। स्टेप 1 में लिखिएगा डिफरेंशिएट, ये कहता है डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ द गिवन, थोड़ा सा बस 3 लाइन्स का थ्योरी है। गिवन फैमिली ऑफ इक्वेशन, फैमिली ऑफ कर्व n टाइम्स, कर्व्स n टाइम्स, जितना आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना बार करना डिफरेंशिएशन, n टाइम्स टू गेट n मोर इक्वेशन। क्या हो गया बता रहे हैं, स्टेप 2। बस दूसरा स्टेप यूज़ करेंगे हम लोग। स्टेप 2 एलिमिनेट करेंगे, यानी कि गायब करना है। एलिमिनेट n कॉन्स्टेंट्स, या n आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, n
arbitrary constants using these n+1 इक्वेशन। बस इतना ही सा है इसका थ्योरी के नाम पर कुछ नहीं है, 3 ठो लाइन, एक ठो बात बस आपको खाली दिमाग में रखना है। इसका सवाल एकदम कहीं दिक्कत नहीं होगी, फटाफट सब सवाल बन जाएगा, एक लाइन से आप सवाल बना सकते हैं। पहले जो मैंने भेजा है बुक में आपको ग्रुप में, पहले उससे सवाल बना लीजिएगा, उसमें डायरेक्ट दिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप स्टार्ट कीजिएगा अपने किताब से, तब आपको मज़ा आएगा। हाँ n+1 इक्वेशन जो हमारे पास आएगा वो n+1, जितना कांस्टेंट होगा उससे एक ज़्यादा इक्वेशन मिलेगा आपको। हाँ अभी जस्ट भेजा मैंने जो आज की क्लास के लिए, वो n+1। हो गया सबका? हो गया हो गया। चलो यहाँ राइटिंग स्टॉप कीजिए और यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए मान लीजिए ये कहता है, मान लीजिए सपोज वी हैव ए इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। कह रहा सपोज एन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स कंटेन्स, जो अपने पास रखता है एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे अगर हम आपसे ये कहें, देखिए तो x² + y² बराबर a², किस चीज़ का इक्वेशन है? नॉट सर्कल का, बोलेंगे फैमिली ऑफ सर्कल। एक सर्कल नहीं है इसमें, जब तक कि ए ना बता दिया जाए कि 4 है कि 5 है कि 6 है, तब तक एक सर्कल आप ना कह सकते हैं, बोलेंगे फैमिली ऑफ सर्कल। ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ऐसे करके जब आप इसका ग्राफ खींचिएगा तो आप बोलिएगा सर जब ए का मान 1 होगा तो बोलो 1 यूनिट का सर्कल बनेगा, जब ए का मान 2 होगा तो 4 हो जाएगा, 2 यूनिट का सर्कल बनेगा, ए का मान 3 होगा तो 3 यूनिट का सर्कल बनेगा, 4 यूनिट का, 4.5 यूनिट का, 5.5 यूनिट का। मैंने इसमें इतना सर्कल है, पूरे सर्कल का परिवार है, उन सारे सर्कल का परिवार है जिसका सेंटर कहाँ पर है बोलो? ऑरिजिन पर है। अगर हम आपसे ये कह दें, देखो तो x - h का स्क्वायर, y - k का स्क्वायर और बराबर r का स्क्वायर, तो अब बताइए तो h और k तो फिक्स हो गया। अगर हम इसको फिक्स मान लें और r को बदलते जाएं तो ये उस फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन हो गया जिसका सेंटर कहाँ पर है बोलिए? h और k पर। तो मान लेते हैं यहाँ h है और मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? k है, तो ये हो गया इसका सेंटर h और k। और रेडियस अगर आप वेरिएबल मान रहे मतलब कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान रहे तो रेडियस कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, तो कभी ये सर्कल ऐसा होगा, उसके बगल में ऐसा होगा, उसके बगल में ऐसा होगा, उसके बगल में ऐसा होगा। मतलब ये उन सारे सर्कल्स के परिवार का इक्वेशन है जिसका सेंटर h और k पर है। अब r बदलते जाइएगा, एक लाख आपको इक्वेशन मिल सकता है सर्कल का। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तीसरा पकड़िए, अगर हम आपसे कहेंगे y बराबर या y² 4ax, ये नॉट ए पाराबोला, एक पाराबोला नहीं है, ए का मान बदलते जाइएगा, अलग अलग पाराबोला मिलता जाएगा, अलग अलग फैमिली ऑफ पाराबोला, राइट हैंडेड पाराबोला कह सकते हैं यहाँ पर आप। ये डिपेंड करेगा ए पर, कभी पाराबोला ऐसे पतला होगा, कभी इतना मोटा होगा, कभी ऐसा होगा, कभी ज़्यादा खुला हो, कभी कम खुला होगा, डिपेंड करेगा किस पर? ए के मान पर, वर्टेक्स पर डिपेंड करेगा जो आपको ए दिया जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। अब देखिए एक और शानदार सा इक्वेशन जो अभी पहला ही एग्जाम्पल में आपको मिलेगा, y बराबर mx + c। दिस इज ऑल्सो फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन। ये उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो m क्या है इसका? स्लोप, m स्लोप है और c पर क्या हो रहा है? कट कर रहा है। तो अगर हम इसको कांस्टेंट मान लें और इसको बदलें तो इसका मतलब ये कैसा इक्वेशन बनेगा? देखो ऐसा बनेगा, c फिक्स है, देखो c फिक्स है मतलब यहाँ कट कर रहा है, तो m का मान कभी 45 डिग्री हो सकता है, m का मान कभी 60 डिग्री हो सकता है, m का मान कभी 75 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है। मतलब इतना लाइन हो सकता है जो गुजरेगा कहाँ से? वही c से गुजरेगा, वही c से। और अगर c को हम फिक्स कर दें 5 और m का मान बदलें तो देखो यहाँ पर कैसा बनेगा। फिर इसी का c को फिक्स कर दिया, यहाँ तो c को फिक्स कर रहे थे, m का मान बदल रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? m को फिक्स कर दिया। स्लोप हमारे पास फिक्स है, स्लोप हमारे पास फिक्स है और ये कट कर रहा है कहाँ पर? कभी 5 पर, कभी 6 पर। तो देखो मान लो m का मान 45 है तो कट किया यहाँ पर 3 पर, m का मान 45 है लेकिन कट कर रहा है यहाँ पर, m का मान देखो 45 कट कर रहा है वहाँ पर। देखो 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 ऐसा कितना लाइन होगा जो 45 डिग्री ही एंगल बनाएगा। मतलब स्लोप सबका क्या होगा? सुनिएगा ज़रा ध्यान से, स्लोप सबका सेम होगा, स्लोप सबका सेम होगा, लेकिन कट कर रहा होगा, कभी c का मान 3 होगा, कभी 4 होगा, कभी 5 होगा, कभी माइनस में, कभी प्लस में, दाएँ बाएँ भाग सकता है।
तो ये फैमिली ऑफ कर्व का एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। और अगर m और c दोनों को हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माने तो दोनों बदलेगा अपने अपने हिसाब से, कभी दाएं भागेगा कभी बाएं भागेगा, कभी ऐसे होगा कभी ऐसे होगा कभी ऐसे होगा। माने यहाँ पर एक इक्वेशन नहीं है, लाखों करोड़ों इक्वेशन है फैमिली ऑफ इक्वेशन का। ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप m है और c क्या है बोलिए। तो यहाँ पर m और c, यहाँ पर r, यहाँ पर a, यहाँ पर ये सब क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो कहता है अगर किसी इक्वेशन में, फैमिली ऑफ इक्वेशन में, देखिए सपोज एन इक्वेशन ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व्स कंटेन एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये तो है कांस्टेंट लेकिन असल में ये है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका मान हम बदल सकते हैं। ये तो कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये भी m और c दोनों कांस्टेंट है लेकिन कैसा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर किसी इक्वेशन में n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद हो, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, यानी कि वो पैमाना जिस पर ये सर्कल डिपेंड कर रहा है। एक का मान बदलिएगा, पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब होता है पैमाना। तो ये है जिस पर डिपेंड कर रहा है सारा सर्कल, कभी 1 यूनिट कभी 2 यूनिट कभी 3 यूनिट ऐसे बनेगा। तो अगर इसका हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, कहेगा इस सर्कल के, फैमिली ऑफ सर्कल के इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व n टाइम। जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएशन, उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर 2 तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो 2 बार डिफरेंस। जैसे इसका बोलेंगे अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना तो सिर्फ 1 बार डिफरेंशिएशन होगा, एक बार करेंगे डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकल जाएगा। इसमें अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट r कह रहा है, इन दोनों को फिक्स कर दिया, मतलब 3 और 5 बैठा दिया, यहाँ r हो गया तो कितना बार डिफरेंशिएशन होगा, 1 बार। यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है जिस पर ये बदल रहा है, a है। यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, m और c है। तो कहने का मतलब ये हुआ जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना बार उस फैमिली ऑफ इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। अब पहला इक्वेशन तो आपको यहीं से दिया रहेगा, जैसे देखो पहला ये आ गया, ठीक है। इसमें मान लो अगर आपके पास 2 ठो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंस कीजिएगा, 2 ठो इक्वेशन और मिलेगा आपको। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो टोटल इक्वेशन क्या बन गया। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है तो इक्वेशन मिलेगा आपको 3। बोलो कैसे, इक्वेशन 3 कैसे मिलेगा, नीचे 2 बार डिफरेंस कीजिएगा और एक इक्वेशन आपको पहले से दिया रहेगा। जैसे ये इक्वेशन तो दिया रहेगा ना आपको, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके पास 1 है तो 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ तो टोटल इक्वेशन कैसे मिला आपको, एक तो पहला और दूसरा ये, तो टोटल इक्वेशन आपके पास हो जाएगा n+1। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर 2 है तो इक्वेशन मिलेगा 3। वजह उसका ये है कि 2 बार डिफरेंशिएशन तो करेंगे हम तो 2 बार नया इक्वेशन मिलेगा। एक तो फर्स्ट जो आपको दिया रहेगा वो इक्वेशन, उन तीनों इक्वेशन का यूज़ करके कहता है एलिमिनेट n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। उन तीनों इक्वेशन का यूज़ करके या n+1 इक्वेशन का यूज़ करके उस सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आपको गायब करना है। ये गायब करना है कि r गायब करना है, a गायब करना है, m और c गायब करना है। जैसे ही गायब हो गया बन जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। सीधा आपको याद रखना है हमारे पास किसी भी फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया गया है, सवाल में कह देगा कि a या b या m या c ये सब क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर कह दिया तब भी ठीक है, नहीं कहा तो हम अपने दिमाग से देखेंगे क्या ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कि नहीं, क्या इस पर इस फंक्शन का ग्राफ डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर। इसको बदलने से क्या फंक्शन बदलेगा, ग्राफ चेंज करेगा। अगर चेंज कर रहा है तो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना बार डिफरेंशिएशन, उतना बार डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन करने के बाद एक पहला इक्वेशन आपको सवाल में दिया रहेगा, नीचे 2 ठो आपका इक्वेशन निकल गया, नीचे 3 ठो निकल गया, नीचे 1 ठो निकल गया। उन सारे इक्वेशन का यूज़ करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसे गायब हुआ वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका रेडी हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए ग्राफ बनाइए, तो इस फिगर जो बनाए हैं फटाफट दिखाते हैं। पहला सवाल, बस थ्योरी के नाम पर इतना ही सा, ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको फैमिली ऑफ इक्वेशन देख के सिर्फ पहचानना है कि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है। कभी कभी सवाल में एकदम साफ लिख देगा कि ये और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कभी कभी नहीं भी लिखता। जैसे देखो पहला सवाल, एक सवाल हम यहाँ पर लिख देते हैं जब तक आप लोग इसको उतारिए ताकि हम थोड़ा सा टाइम बचा पाएँ। लिखिए, हो जाएगा तब इसको लिखिएगा। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन, कह रहा वो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व। देखो लिख दिया, द फैमिली ऑफ, जो इस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स y बराबर mx, वेयर, देखो ये बात लिख दिया इसमें, इस सवाल में लिख दिया है वेयर m इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर नहीं भी बताएगा वही होगा, m के बारे में कुछ नहीं भी कहता तो m पर तो डिपेंड कर रहा है, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इक्वेशन, फैमिली ऑफ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये। वेयर
m इज़ एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। चलो ये हुआ पहला सवाल, सबसे आसान सवाल समझने के लिए सबसे इजी सवाल कह सकते हैं, तुरंत से इसका जवाब मिलने वाला। अब सारे इक्वेशन में हम पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार हम लिख चुके हैं, कल यहीं पर कल चेंज करेंगे। कह रहा है राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y बराबर mx। अब y बराबर mx का ग्राफ कैसा होगा बताइए? तो y बराबर mx कहाँ से गुजरेगा? ऑरिजिन से गुजरेगा, ऑरिजिन से अलग अलग एंगल से ना। m का मान खाली बदल रहा है, c तो 0 है, c 0 का मतलब क्या? एक्सिस पर नहीं कट कर रहा है, ये कहाँ सीधे यहाँ से निकल रहा होगा, है ना जी। इसको बिठा दें। देखो पहले थोड़ा सा आपको दिखाते हैं इसका इक्वेशन का ग्राफ कैसा खिंचाएगा। m के अलग अलग मान के लिए ये मान सब इक्वेशन सब देखो कैसा खिंचाएगा, आपको लगेगा कि हाँ सर ये फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है। देखिए कर्व हमारे पास क्या दिया, देखिए चूँकि गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिख सकते हैं आप चाहें तो लिख दो, गिवन फैमिली ऑफ इक्वेशन लिखिए, फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व। अभी कर्व के बारे में लिखा, हालांकि ये कर्व है नहीं, ये असल में है स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ कर्वे लिखेगा, ठीक है। ये हो गया पहला इक्वेशन, जो दिया रहेगा वो पहला इक्वेशन हो गया। अब सुनो, इस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ देखिएगा ना, तो इसका ग्राफ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया है, जाना पहचाना आपको ग्राफ। तो y बराबर देखो, y m का मान अगर 1 होगा तो 45 डिग्री, मतलब ये लाइन ऐसे गुजर जाएगा, 0 0 से गुजरेगा। m का मान अगर √3 1/√3 होगा तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ये ग्राफ ऐसे गुजरेगा, 30 डिग्री के एंगल से गुजरेगा। m का मान अगर मान लो √3 होगा तो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, ऐसे गुजर जाएगा। मतलब जो भी लाइन गुजरेगा वो सब कहाँ से गुजरेगा बोलो? ऑरिजिन से। m का मान अगर -1 होगा तो ये लाइन ऐसे गुजर जाएगा, ऐसे गुजर जाएगा, ऐसे गुजर जाएगा। माने इतना लाइन है इसमें ना, पूरे लाइन का परिवार है, उस पूरे लाइन का परिवार है जो कहाँ से गुजर रहा है बोलो? ऑरिजिन से गुजर रहा है। बस अलग अलग स्लोप होगा, गुजरेगा वही ऑरिजिन से, क्योंकि हर कंडीशन में यहाँ पर मान कुछ भी हो, जब x का मान 0 हो तो y का मान क्या होगा? 0। तो इसका मतलब हर हाल में ऑरिजिन से तो इसको गुजरना ही गुजरना है, हर हाल में ऑरिजिन से तो इसको गुजरना ही गुजरना है। x डैश x, y और y डैश। देखिए तो ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशन सब देख रहे हैं आप, ये जो स्ट्रेट लाइन ये वही है, y बराबर mx, y बराबर mx। अब कहता है ये जो फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसका आपको बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कुछ ना चेक किया कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उतना बड़ा डिफरेंस है। जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतना उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, या उससे कम भी नहीं करेंगे। जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतना बड़ा डिफरेंस करके अब फिर सारे इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। चलिए डिफरेंशिएटिंग क्या लिखेंगे? बोथ साइड्स, ये सब लिख लीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बार करना है हर हाल में। तो चलिए dy/dx हो गया, इधर बताओ m कांस्टेंट बाहर हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो dy/dx बराबर m हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आप बोलिएगा सर एक बार और डिफरेंस कर दीजिए 0 हो जाएगा, नहीं कर सकते। अब जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतना ही बार डिफरेंशिएशन। अब आया आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों का इस्तेमाल करके इस m को गायब करना, मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना, जो दूसरा स्टेप था, रिमूव करना। तो कुछ ना, या तो बाहर लगा दो या तो y का मान बैठा दो, m का मान बैठा दो। m का मान कितना होगा बोलो? हाँ बस हो गया, m का मान हो जाएगा y/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इंटू dy/dx बराबर y, और हो गया x dy/dx माइनस इधर बुला लीजिए। देखिए क्या ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन? दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई? डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी। आपको कुछ ना करना, जो दिया हुआ इक्वेशन उसको 1 मानेंगे, जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएट करेंगे, और बाकी उन सारे इक्वेशन का यूज़ करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट को गायब करने की कोशिश करेंगे, बस और कुछ नहीं। ये आप भाग देख सकते हैं, ये वाला m का मान डायरेक्ट यहाँ बैठा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो काम कर सकते हैं। हमको अच्छा लगा कि यहाँ से m का मान निकाल के y/x बैठा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आपका मन करेगा ना सर हम तो ma का मान यहाँ बैठाएंगे, तो बात वही कहानी है, m का मान यहाँ बैठा होगा तो dy/dx बैठ जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आई? चलिए जैसे चाहें आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। बनाया जाए इसको। हाँ एकदम पिक्चर बनाइए जल्दी अच्छे से, उसके बाद यहाँ चेंज कर दें। हाँ जी फिगर ज़रूर बनाइए, फिगर से थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होता है, या आखिर है क्या चीज़, ये जो y/mx है वो क्या चीज़ है। कभी जब आप देखिएगा तो फिर आपको याद आएगा कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ था। ऐसा तो निकालना तो कोई भी निकाल देगा, लेकिन ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको डेवलप होना चाहिए। हाँ y/mx, m का मान, m का मतलब होता है स्लोप। चलो दूसरा सवाल देखो।
देखो तो दूसरा सवाल भी क्या उसी तरह का है, बना दीजिएगा आप लोग। कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स दे दिया है y बराबर a e टू दी पावर x प्लस में b e टू दी पावर माइनस x, वेयर देखो ये बात बता दिया, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका थोड़ा सा आइडिया लग गया आपको? कितना बार डिफरेंशिएशन बोलिए? 2 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार। इक्वेशन 3 ठो मिलेगा, डिफरेंशिएशन 2 ही बार। जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएशन। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखो ए और बी बोल भी दिया है, इसका मतलब 2 बार से ज़्यादा डिफरेंशिएशन एकदम नहीं करेंगे और बाकी उसको फिर यूज़ करेंगे। चलिए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे जी, लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, चूँकि गिवन हमारे पास क्या है, गिवन फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व। चलो कर्व क्या हमारे पास, ये असल में कर्व है जी, y बराबर है e टू दी पावर, तो ये एकदम टेढ़ा मेरा कर्व है। तो खैर इसका हम लोग ग्राफ अगर आपको मन करे तो उसमें देख लीजिएगा, आपके पास जो कैलकुलेटर है, क्योंकि इसका ग्राफ बना एक्सपोनेंशियल सीरीज़ है, ये टेढ़ा मेरा भागेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, सबसे पहले क्या मानिएगा इसको, इक्वेशन नंबर 1। चलिए डिफरेंशिएट, कहानी स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन, बोलिए dy अपॉन डी एक्स, a e टू दी पावर x हो जाएगा, b e टू दी पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई में -1 है ना। एक करके दिखा देंगे, ऐसा अगर सवाल आता है तो करके दिखा दीजिएगा। e टू दी पावर x यहाँ लिखिएगा, तब b e टू दी पावर माइनस एक्स, इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन अभी खत्म नहीं होगा, एक बार और करेंगे अब इसको। वजह उसका ये कि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना बड़ा डिफरेंस। वेरी गुड देखो दिख गया तो आपको। अगेन इस वर्ड को लिखेंगे हम लोग, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। जैसे कीजिएगा ना वैसे आपको दिख जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो तो दोबारा जब करते हैं तो होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिखें इसको a e टू दी पावर x, ये होगा b e टू दी पावर माइनस एक्स, इसका जो माइनस आएगा इसको क्या कर देगा बोलो, प्लस। और इसी के साथ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो टर्म है इस ये आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अब इस तीनों इक्वेशन का यूज़ करना, अब आगे कुछ नहीं करेंगे, इसका कहीं से भी दाएं बाएं सेटिंग करके करेंगे। और ये तो साफ हमको दिखा सर ये y है, तो ये अगर y है तो यहाँ लिख देंगे खट से हम लोग क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर y। इस y को इधर बुला लेंगे तो इक्वेशन के जैसा देखने में लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हम लोगों को, -y बराबर 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करता है इस फैमिली ऑफ कर्व को। इस फैमिली ऑफ कर्व का बोलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए तो ये होगा। बात समझ में आई? इजी है ये, लिखिए, दिखाते हैं अगला सवाल। बस खेल ख़त्म, इसका खेल ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ें। अब आ रहा है अच्छा सवाल सब, बार बार पन्ना का पलट जाता है। हाँ चलो आगे अच्छा सवाल, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व। यहाँ है फैमिली ऑफ कर्व, y बराबर e टू दी पावर x a cos x अब प्लस, हाँ जी समीकरण मानना एकदम ज़रूरी है, समीकरण नहीं मानेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम होगा। कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से रख रहे हैं, वो सब बात बताना पड़ेगा। आगे अभी 2-3 जब इक्वेशन बनेगा, अच्छा खासा मान आपको रखना पड़ेगा। हाँ ये इससे पहले भी जो सवाल बताए थे वो भी थोड़ा आपका बना हुआ था, है ना। उस बार डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, आप देख के निकालते थे। इस बार आपको नहीं दिया है तो आपको आप दिमाग लगाना कैसे निकालेंगे। वेरी गुड। ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब सुनो, अच्छी बात है, सुनिए। अब आप ये देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया है वो ऐसा है। अब इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, बोलिए। 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद सेटिंग करके दाएं बाएं करके ए और बी को गायब करना। आपको ए और बी को गायब करना, ए और बी जैसे गायब हुआ वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकलेगा वही हो जाएगा इस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, हाँ चेन रूल तो नहीं, u इंटू वी जरूर लगेगा, है ना जी, प्रोडक्ट रूल। e टू दी पावर x, बोलिए a cos x और प्लस में b sin x। अब आपको आंसर नहीं पता है, अब आपको निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अब फिर आंसर देखना आपको कि मेरा सही निकला कि नहीं निकला। चलो सबसे पहले बोले इसको मानेंगे 1,
है ना। चलो इसलिए अब हम डायरेक्ट करते हैं dy अपॉन dx। बोलो जी, u इंटू वी लगेगा क्या, u को बाहर किया, v का डिफरेंशिएशन ना, एक बार लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे हम। थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा पेशेंस बना के रखा जाए, अच्छी बात है। तो हमको ज़्यादा टाइम न लगने वाला लिखने में, टेंशन न लीजिए, खाली पेशेंस बना के यहाँ पर देखते रहिए। और ई टू दी पावर क्या हो जाएगा बोलो, x का डिफरेंशिएशन, सही है, u इंटू वी, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि आप लोग याद है टर्म, ये हो गया a cos x का होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन x, माइनस यहाँ लगा दिया, b हो जाएगा और ये हो जाएगा cos x। वेरी गुड। यहाँ कितना हो गया बोलिए, a cos x वही चीज़ रह गया और b साइन x हो गया। ये तो बेचारा e टू दी पावर x का e टू दी पावर x से होता है। और इसी के साथ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये फिर से मिल चुका है कि हमारे पास y, तो e टू दी पावर x a साइन x प्लस में b cos x, इधर लिख देंगे y। ये बना इक्वेशन नंबर 2। अभी कुछ ना दिमाग लगाना, 2 बार तो कम से कम करना ही करना, उसके बाद फिर सेटिंग करेंगे दाएं बाएं करने का काम, है ना। ये हुआ पहली बार डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब एक बार और कीजिए तीसरा इक्वेशन, चलिए कीजिए तो इसको देखिए, तुरंत थोड़ा सा वेट कीजिए। चलो इसलिए फिर से हम करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर यू इंटू वी डायरेक्ट लगा देते हैं, तो यहाँ कितना लिखेंगे, u को बाहर किया, अब v का डिफरेंशिएशन, बोलो जी, यहाँ हो गया माइनस में a साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, b cos x का हो गया माइनस साइन x। अब अच्छा तुम पूरा लिख रहे हो, अब करेंगे शॉर्टकट, कहीं एक बार कर लिए यहाँ पर हम लोग। चलो इसको बाहर करेंगे, माइनस में a कितना लिखेंगे बोलो, साइन x, अब प्लस में b cos x, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, e टू द पावर का डिफरेंशिएशन, तो e टू द पावर x ही होता है। साथ साथ इसको ना भूलेंगे, हाँ इसका भी डिफरेंशिएशन बचा हुआ है dy अपॉन dx। अब सुनिए फिर से एक मिल गया क्या, रिपीटेशन दिखा क्या ये चीज़ में, है ना। वेरी गुड। माइनस जैसे कॉमन निकालेंगे तो वैसे ही आपको ऊपर वाला दिख जाएगा आपको। अब इसी तीनों इक्वेशन का यूज़ करके आपको a और b को गायब करना है। b हो जाएगा साइन x हो जाएगा, यहाँ बता दो कितना हो गया, यहाँ तो सर हो गया प्लस में e टू दी पावर x माइनस में a साइन x प्लस में b cos x और प्लस में dy अपॉन dx। चलो देखो पहले क्या क्या मिला है उसको देखिए। सबसे पहले तो ये सर हो गया है y क्या, e टू दी पावर x a। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, यही हमारा 3 हो गया, सॉरी पहला दूसरा और तीसरा, इन तीनों का यूज़ करके ए बी को आपको गायब करना, बस दिमाग लगाना थोड़ा सा यहाँ पर। तो कैसे गायब होगा देखो, अब आप तीसरे बार डिफरेंशिएशन एकदम नहीं कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितना उतने बार डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद फिर सेटिंग करेंगे यहाँ पर। चलो ये हो गया e टू दी माइनस रह जाएगा e टू दी पावर x a cos x प्लस b साइन x, यहाँ से a cos x प्लस b साइन x, इक्वेशन 1 से लिखेंगे इसको y बैठ गया। अब प्लस कहाँ पर, हाँ अब यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ देखो जी सुमित इक्वेशन देखो, मानने से क्या फ़ायदा, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये जो मान है यहाँ पर देखो, यहाँ देखो सेकंड से e टू दी पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x, इसके एक बार क्या लिख सकते हैं, तो सर dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई, तो यहाँ बैठेगा हमारा dy अपॉन डी एक्स और माइनस में y, और उसके बाद प्लस में अपना dy अपॉन dx हो गया। देखिए यहाँ से a और b सब कुछ गायब हो चुका है। वेरी गुड, बिल्कुल आंसर आ चुका है। दाएं बाएं जोड़िए, इसको इधर बुला लीजिए। चलो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा वेट करेंगे, बराबर में ये होगी हमारे पास माइनस में y, तो कितना होगा माइनस में 2y, माइनस ना दोनों जुड़ जाएगा माइनस, और प्लस dy अपॉन डी एक्स 2 dy अपॉन डी एक्स। अब सबको इधर बुला लीजिए, इधर बुलाइए, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पहले dy को लिखूँ तो माइनस में 2 dy अपॉन डी एक्स, उसके बाद लिख लिए प्लस में 2y बराबर 0। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, उस फैमिली ऑफ कर्व का है जो a y को रिप्रेजेंट कर रहा है। इजी है ना, अभी मज़ा आएगा, धीरे धीरे और मज़ा आएगा। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी, सवाल देखिए, तो एक और हमारे पास राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, y बराबर mx प्लस c, है ना, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y बराबर mx प्लस c। अब वेयर, एक बात यहाँ पर बता दिया आपको, वेयर नहीं भी लिखेगा तो वही होगा, वेयर m एंड c आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट,
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यस, यहाँ पर दो चीज़ है, m और c, दोनों ही क्या है हमारे पास, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सवाल में आपको मेंशन कर भी देगा, तो क्या ये इजी नहीं है? देखो तो एकदम बच्चा वाला काम, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना डिफरेंशिएशन, खेल ख़त्म। 2 बार कीजिए, खेल ख़त्म। लिखा जाए। पहले जो हम भेजे हैं उसमें डायरेक्ट आपको इक्वेशन दिया रहेगा y बराबर इतना, y बराबर इतना, ठीक है। उसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, पहले 8-10 सवाल वैसा बना लीजिएगा, तब लैंग्वेज वाला सवाल जो आपकी किताब में है यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा बनाना, क्योंकि इसमें जो है ना नई किताब में डायरेक्ट लैंग्वेज दे दिया। 0 आ गया? हाँ जी, आप लोग बताइए। जाहिर सी बात है, 2 बार डिफरेंशियल करोगे तो एक बार कांस्टेंट बचेगा, एक बार 0 आएगा ही। आप बात सेट करो, और 0 एक के बार में आ गया तो अब मान पुट करो फटाफट। कितना आया? d²y/dx² बराबर 0 आया, हो गया। उसमें m और c कुछ बचा ही नहीं तो टेंशन ही खत्म है। मान पुट क्या करेंगे, वही हो गया। डबल डिफरेंशिएशन जो आ रहा है वही इस फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन होगा, वही होगा। अगर बचता तो दाएं बाएं दिमाग लगाते इक्वेशन से, कुछ बचा ही नहीं तो हम टेंशन कर लेंगे, तब तो और अच्छी बात है मेरे लिए। जब कांस्टेंट खत्म हो गया, जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म हो गया तो और तो अच्छी बात है। दिया गया कि हमारे पास, बोलो जी, mx प्लस में c, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मान लीजिए, ठीक है। चलिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिख दिए। छोटा सवाल है इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखने में तो अच्छा लगेगा। विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, चलो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा dy/dx बराबर कितना आएगा जी, m1 प्लस में 0, यानी कि m प्लस 0, यानी कि m सीधा आ जाएगा। चलिए अगेन, यह आ गया हमारे पास dy/, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, तो अभी रुकेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि मान m का बैठाना स्टार्ट कर देंगे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोबारा फिर से करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। कभी ये सवाल 2 नंबर में आए तो ऐसे करके बना के लिख दीजिएगा, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है। तो ये हो गया d²y/dx² अब बराबर सीधा 0। तो दिस इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ऊपर जिसका फैमिली ऑफ कर्व लिखा गया। दिस इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आई? चलो, अब कभी कभी सवाल ऐसा रहेगा ना, फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन डायरेक्ट ना दिया रहेगा, ये भी आप ही को निकालना पड़ेगा कि फैमिली ऑफ इक्वेशन का कर्व दिखेगा कैसे। जैसे आपसे बोलेंगे फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन बताइए, तो आप क्या लिख दीजिएगा, फट से x² + y² a²। कभी कभी आपको देगा पूरा लैंग्वेज लिख के, डायरेक्ट ऐसा न देगा आपको कि x² + y² बराबर a², ठीक है। आपको दिखा रहेगा कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल हुज सेंटर एट ऑरिजिन एंड रेडियस इज a यूनिट। इतना लिख देगा तो आपको पहले इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन से फिर उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना देना खट से। जैसे देखो, पहले पाराबोला का वेक्टर पकड़ते हैं, फिर सर्कल को पकड़ते हैं। पहले पाराबोला का देखिए, देखो कह रहा है फाइंड द, देखो इस सवाल में आपको सारा आइडिया लग जाएगा। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस बार इक्वेशन भी हम ही लोग को बनाना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ, उस परिवार का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, उस फैमिली का, ऑफ ऑल पाराबोलाज। देखो लिख दिया, ऑल पाराबोलाज, बोलास, उन सारे परवलय का निकालना, हैविंग वर्टेक्स, जिसका वर्टेक्स कहाँ होना चाहिए, ये आपको कह दिया। वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स एट ऑरिजिन, जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन पर यानी कि 0, 0 से गुजरना चाहिए, एंड जो उसका एक्सिस है, एंड एक्सिस जो होना चाहिए पाराबोला का, एक्सिस along द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, देखो एकदम पूरा लैंग्वेज लिख दिया, एक्सिस along द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ यस एक्स एक्सिस। वेरी गुड, देखो ये पकड़ लिया लड़का। पाराबोला का जो एक्सिस होता है ना, जो फोकस से गुजरता है वही उसका एक्सिस होता है, तो बोलता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग होना चाहिए, वही पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हमको थोड़ा सा आइडिया लग गया। दिस इज द फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व राइट हैंडेड पाराबोला। ये राइट हैंडेड पाराबोला, राइट हैंडेड पाराबोला आप जानते हैं इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y² बराबर 4ax, बस हो गया, उसको लिखिए और खेल खत्म।
इसमें सर 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। हाँ 2 बार होगा। एक ही तो ना है, इकलौता, ये तो एक ही है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है, एक ही है। सुनिए, कहता है कि उस फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन निकालिए। पहले हल्का सा ग्राफ चाहे तो आप प्लॉट कर सकते हैं। देखो कहता है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल पाराबोलाज। कह रहा उन सारे पाराबोलाज का फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए जिसका वर्टेक्स कहाँ हो, बोलो ऑरिजिन पर। मैंने वर्टेक्स ऑरिजिन पर यहाँ से गुजरना चाहिए। वो पाराबोला इधर से हो, चाहे इधर से हो, चाहे इधर से हो, चाहे इधर से, लेकिन वर्टेक्स ऑरिजिन को होना चाहिए। तो फिक्स हो गया। लेकिन अब फिक्स होगा डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, किधर होगा, किधर होगा, किधर होगा। अब देखिए एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पाराबोला का जो एक्सिस होता है ना, वो होता है लाइन जो ऐसे गुजरता है वर्टेक्स से और फोकस से होते हुए। तो आप बताओ तो इसका ये वाला लाइन कह रहा है वो होना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब इसका एक्सिस होना चाहिए ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये कब होगा, जब पाराबोला ऐसे जा रहा होगा, या पाराबोला ऐसे जा रहा होगा, या ऐसे जा रहा होगा। इसी कंडीशन में ऐसा बनेगा। ये देखो इन सारे पाराबोलाज का इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन पर है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस बोलेगा, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस ऐसे बोल देगा, साफ साफ बोल देगा आपको, कुछ ना कुछ एकदम बोलेगा आपको जिससे आप पकड़ पाइएगा कि कैसे जा रहा, दाएं जा रहा कि बाएं जा रहा। तो आप बताओ लिखेंगे, इसलिए इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पाराबोलाज, उसी को देख के पाराबोलाज का इक्वेशन लिखे बोलेंगे ये हमारे पास है राइट हैंडेड पाराबोला y² = 4x। y² 4x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। तो हो गया अपना काम। दिस इज राइट हैंडेड पाराबोला, RHP लिख सकते हैं आप इसको, राइट हैंडेड पाराबोला। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं, हमको साफ दिख गया इसमें एक ही तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, तो दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, बस कर दो। तो बोलो इसका डायरेक्ट करें ऐसे dy/dx, बोलो तो कितने लोगों के समझ में आ गया। y का डिफरेंशिएशन y² x के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो हो गया 2y और dy/dx 4a बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 ना, नंबर एकदम ही काटेगा, इतना में नंबर ना कटेगा, इतना आप कर सकते हैं। 4a सही बात है, 2 से 2 काट दीजिए, कितना आया बोलिए तो कोई आदमी। यहाँ पर आ गया सर y × dy/dx बराबर 2a। अब सुनो, इन दोनों ही का इस्तेमाल करके a गायब करना है। ठीक है, अब आप दोबारा नहीं कर सकते डिफरेंशिएशन, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैट हुआ है, एक ही शो है, तो एक से ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होगा। हाँ आप बोलिए तो क्या करेंगे, a का मान निकाल के वहाँ बैठा दो, या यहाँ से एक मान निकल के यहाँ बैठा दो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे वो काम आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी कहाँ से निकाला जाए। ऐसा करो ना, यहीं से निकाल के बैठा दो, या ऐसा कीजिए, रुको, ए का मान तुम ठीक है कह रहे हो, यहीं से निकाल लेते हैं। ए बराबर कितना होगा बोलो, y/2 और dy/dx, बस इसी को मान लो इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वेशन नंबर 1 में बैठाइए, खट से डिफरेंशियल इक्वेशन निकल गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, जो आपको अच्छा लगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1, जो आपको अच्छा लगे बैठा दो इसमें। देखो ये हो गया y², ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 4 × ए का मान कितना बैठेगा, y/2 और dy/dx। ये बैठा किसकी जगह पर आके, ए की जगह पर। अब मल्टीप्लाई में x है, अब जो कट रहा है पहले पहली फुर्सत में काटिए, 2 दूनी 4, एक y से एक y कैंसिल, तो इधर बचा एक तो इकलौता y बराबर कितना बचा जी, यहाँ 2 बचा, 2 × x और dy/dx। अब देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इस y को इधर बुला लो, लगेगा डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसा, तो आ गया 2x dy/dx और -y बराबर 0। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बस यही वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस पाराबोला के फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है। इजी है, हाँ बिल्कुल, y² सही बात है, तो 4a को फिर काटना नहीं होगा। हाँ बैठा सकते हैं जैसे आपको मन करे वैसे, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन नहीं करना। डिफरेंशिएशन एक ही बार करेंगे, इन दोनों का यूज़ करेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो काम आप करते, घुमा फिरा के फिर वही आएगा, कैसे भी करेंगे आएगा वही। एक और दिखाएं, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स, लिखिए इसको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल सर्कल्स। बस ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आखिरी, पहले इसको लिखे तुम, ऐसा क्या बात है, चलो सही है। कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सर्कल हैविंग यहाँ लिखेगा सेंटर, लिखा रहेगा साफ सेंटर एट ऑरिजिन एंड बस इतना ही से लिखेगा, सेंटर एट ऑरिजिन।
तो आप जानते हैं सेंटर ऑरिजिन पर अगर हो तो इक्वेशन कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, या फिर जो आप मन करे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान सकते हैं। हम यही मानते हैं, यही देखने में अच्छा लगेगा हमको। क्या इसको लिख रहे हैं, पहले इसको लिखिए, फिनिश कीजिए, पहले इसको फिनिश कर दीजिए। अभी तक आप लोग खाली नॉर्मल इक्वेशन जान रहे थे, अब हाँ घुमा के भी पूछा जा सकता है वाई बराबर, जैसे अभी आपने क्या निकाला था, ये वाला पूछेगा बताओ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो इतना जीरो आया, ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, वो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आप याद करना चाहें तो अच्छी बात है, ऐसे आप बनाते बनाते याद हो जाएगा आपको। कुछ कुछ जो है ना आप याद कर सकते हैं, कुछ कुछ याद कर सकते हैं, सबका नहीं। जैसे इस सर्कल का अच्छा लगता है देखने में, इसको आप इक्वेशन याद रखिएगा तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, कभी निकालने आएगा तो फट से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, फट से निकल जाएगा। सुनो, सबसे पहले सवाल पढ़िएगा, इक्वेशन बनाइएगा, इक्वेशन से फिर बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर पढ़ेंगे फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सर्कल, कह रहा उन सारे सर्कल का इक्वेशन बताइए, फैमिली ऑफ सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए जिसका सेंटर कहाँ पर होना चाहिए, ऑरिजिन पर। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि ऐसा ऐसा सर्कल बनने वाला है, ठीक है। तो इसका अगर हम एक इक्वेशन भी लिखना चाहें सारे सर्कल्स को, कंसेंट्रिक सर्कल को कह सकते हैं आप, सकेंद्रीय वृत्त इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, है ना जी, एक ही जिसका सेंटर होता है, रेडियस अलग अलग होता है। तो इसका जो फैमिली ऑफ इक्वेशन का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, जो आपको अच्छा लगे वो आप पैरामीटर डाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ या फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल की, फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल विथ सेंटर, जिसका सेंटर कहाँ पर हो बताओ, सेंटर एट ऑरिजिन, जिसका ऑरिजिन पर सेंटर हो, ऑरिजिन में सेंटर हो, 0 0 पर हो, इज़ क्या होता है बताइए, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यही इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक बार डिफरेंशिएशन करना, खेल खत्म, एक ही बार में कहानी खत्म। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो लिखना चाहो तो लिख के दिखा दो इसको, कहे कि 4 लाइन का तो काम है इसमें, एक बार अच्छे से लिखना चाहो तो लिख दो, ये हो गया 0। चलो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2y और dy अपॉन dx। ये लाइन सबको आ गया है, ये समझ में आ रहा है ना, ये थोड़ा शॉर्टकट कर लिए। तो अब बताइए ये कर लेते हैं, 2 यहाँ से कांस्टेंट बाहर, दोनों से कॉमन है, y और dy अपॉन dx बराबर 0, ठीक है। तो बताओ 2 उधर चला गया तो x प्लस में y dy अपॉन dx बराबर 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये उस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कहाँ से गुजरता है, बोलो, उस सर्कल का फैमिली ऑफ इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है जो जिसका सेंटर होता है ऑरिजिन पर। अब गुजरता तो ये अलग अलग जगह से है, जहाँ से कहीं से गुजर सकता है, सब आएगा, हाइपरबोला, पाराबोला, एलिप्स, अभी सर्कल, अभी अच्छा और भी सवाल आने वाला है। पहले आप 1 से लेकर 8 तक 9 तक बना लीजिएगा, जो मैंने भेजा एकदम सीधा सीधा सवाल सब है। उसके बाद अपने किताब से स्टार्ट कीजिएगा जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है एक लाइन से। पढ़िए तो किताब खोलिए, तो एक बार किताब खोलिए, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, साफ साफ लिखा रहेगा ए और बी पैरामीटर है। चलो दे दो इसको, एक तो किताब पीछे दो, आगे में किताब है, या वो वाली किताब भेजो, कोई ना कोई किताब पीछे भेजिए, आगे भेजिए। चलिए देखिए तो ज़रा सा ध्यान से, 2 नंबर जो आप पढ़ रहे हैं, देखो 2 नंबर में पूरा लैंग्वेज यही लिखा होगा, ये हो सकता है दाएं बाएं उसका लैंग्वेज थोड़ा अलग हो, मैंने अपने हिसाब से लैंग्वेज लिखा। तो रेडियस ए का मतलब 0 से बड़ा होना ही चाहिए, ना तो पॉइंट बन जाएगा वो, ए तो होना ही चाहिए 1 2 3 4 5। अगर ये 0 से छोटा हो गया तब तो इमेजनरी सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो आप अपने किताब से जो लैंग्वेज लिखा हो, लैंग्वेज वाला सवाल बाद में बनाइएगा। पहले जो हम भेजे हैं उसमें y बराबर करके कर्व दिया गया, 4-5 के ऊपर कर्व डायरेक्ट दिया गया, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिएगा, आंसर मिला लीजिएगा, फिर अपने किताब से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। वो जो भेजे थे तुम डाउनलोड किए हो, है मोबाइल पास में अभी, लो निकालो, निकालो ज़रा दिखा देते, देखे ना, देखो इसमें जो दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो देखो पहले दे दिया ना, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व दिया गया, y बराबर इतना, y बराबर इतना, y बराबर इतना। तो 1 से लेकर 10 तक में डायरेक्ट कर्व का इक्वेशन दे दिया, उससे आपको डिफरेंशियल निकालने कह रहा है। तो 1 से लेकर ना यहाँ पर सवाल पढ़ के ही बना सकते हैं, जो यहाँ पर लैंग्वेज लिखा हुआ वही आपकी किताब में लैंग्वेज लिखा हुआ। लैंग्वेज वाला सवाल यहाँ से बना सकते हैं, अपने किताब से बना सकते हैं, ठीक है। लिखा देखो 1 से लेकर पहले बनाओगी 10 तक,
ठीक है, 10 तक बनने के बाद फिर किताब से बना सकती हो, इसे ही बना सकती हो, दोनों बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा पुरानी किताब से है। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।